हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। रणबीर कपूर ने खोले निजी जिंदगी के राज। आलिया के गुस्सैल नेचर का किया पर्दाफाश। पति को जमकर धमकाती है आलिया। पति रणबीर पर हावी रहती हैं आलिया। आलिया भट्ट से जुड़े ये वो राज है जिनसे अभी तक उनके तमाम फैंस अनजान थे, लेकिन अब यही अनसुने राज सुर्खियों में छाए हैं। और छाए भी क्यों ना, आखिरकार आलिया भट्ट के गुस्सैल नेचर का पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि उनके हस्बैंड रणबीर कपूर ने खुद किया है। भाई एक तरफा जहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही 2 से 3 होने जा रहे हैं, शादी के 2.5 महीने बाद ही आलिया ने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी, वहीं रणबीर भी अपने लिटिल बेबी के वेलकम के लिए बेहद एक्साइटेड है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर और आलिया की ऑन स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई है। वैसे तो रणबीर और आलिया दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने में यकीन रखते हैं, लेकिन पहली बार रणबीर ने आलिया के साथ अपनी केमिस्ट्री के कुछ राज खोले हैं। राज भी ऐसे जिन्हें सुनकर आलिया फैंस बेहद हैरान है। आलिया के बारे में बात करते हुए रणबीर ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं आलिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपनी पत्नी से अलग एक एक्टर और एक शख्सियत के तौर पर मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन कई बार मुझ पर आलिया बहुत हावी हो जाती है। आलिया उस मूड में चली जाती है कि जब वो मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर देती है। इसी के साथ ही रणबीर ने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आप उन्हें जोरू का गुलाम भी कह सकते हैं, क्योंकि आलिया के बिना रणबीर अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें हर काम को सही करने के लिए आलिया की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए रणबीर क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। मैं बहुत डींगे मारता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, अकेला भी हूँ, पर मैं आलिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूँ। जब तक मुझे नहीं पता चलता कि आलिया कहाँ है, तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ और ना ही बाथरूम जाता हूँ। आलिया का मेरे पास रहना बेहद ज़रूरी है। अब इन बातों से साफ जाहिर है कि आलिया अपने हैंडसम हस्बैंड रणबीर कपूर पर पूरी तरीके से हावी है। वैसे एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि उनके घर में उनकी बहू आलिया का ही राज चले। बता दें कि आलिया और रणबीर की लव स्टोरी साल 2018 में शुरू हुई थी। आलिया खुद ये कबूल कर चुकी है कि रणबीर उनके चाइल्डहुड क्रश रहे हैं, और जब रणबीर के साथ उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई तो आलिया के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। 5 साल की डेटिंग के बाद आलिया और रणबीर ने इसी साल अप्रैल के महीने में शादी की थी। जून में आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। जूनियर कपूर के आने का हर किसी को अब बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सॉन्ग के बारे में जिसका नाम है जोगन तेरे इश्क दी। और आज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं हैरी आनंद, तान्या सूद और अवनीश सूद। बहुत बहुत स्वागत आपका E24 पे। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा हैरी आपसे है, आपको रीमिक्स का किंग कहा जाता है, और ये सूफी गाने में मतलब क्या वो चीज़ थी जिसके लिए आपने इतना प्यार और मेलोडी सॉन्ग आपने बनाया? मैंने अपनी लाइफ में इतने रीमिक्सेस किए तो मुझे लगा कुछ सोलफुल गाने भी करने चाहिए। एंड डिसीज़न जो था इसका, वो आफ्टर मीटिंग तान्या आई डिसाइडेड कि इनको एक सूफ़ी गाना देना चाहिए, बिकॉज़ इनकी आवाज़ में एक थोड़ा डीप है इनकी आवाज़। एंड आपने गायकी भी सुनी है, बहुत एक सुर में गाती हैं, अच्छा गाती हैं। तो मुझे ये था कि मैं कोई ट्यूनर्स ये सब यूज़ मत करूँ इस गाने में। और जब मेरे पास एक लाइन थी, जोगन तेरे इश्क दी जोगन बना ला है, और वहाँ पर ये जब लाइन मैंने इनको बोला, तान्या प्लीज़ ये गा के सुनाओ, और मैंने अवनीश भाई को भी गाना सुनाया तो कहते यार आई लव द सॉन्ग एंड द लिरिक्स वेरी गुड। एंड दैट्स हाउ व्हेन तान्या सैंग फ्यू लाइन्स, तो वहीं पे डिसीजन हो गया कि लेट्स डू दिस सॉन्ग। और तब आई थिंक सिर्फ आपने पहला स्टैंजा लिखा था, बाकी कंप्लीट भी नहीं था। गाना कंप्लीट नहीं था तब। सो वो वर्स सुनने के बाद
मुझे लगा कि ये गाना करना चाहिए। तान्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सॉन्ग है जोगन तेरे इश्क दी, ये हैरी के मिलने के बाद इसमें क्या कुछ, अगर कुछ चेंजेस हुए तो क्या वो चेंजेस थे, और आपने अपना क्या फ्लेवर, क्योंकि हर सिंगर का एक फ्लेवर होता है, एक फ्यूजन होता है, तो आपका क्या फ्लेवर रहा इसके लिए? जब ये गाना मैंने पहली बार ही सुना, इन्होंने मेरे को किसी और की आवाज़ में भी सुनाया था, बिकॉज आई थिंक आप लोगों का होता है कि डेमोस करते हैं, डेमोस करते हैं। दिस हैड मोर ऑफ आई थिंक अ पार्टी वाइब टू इट एट दैट टाइम। करेक्ट। एंड फिर हम जब बैठे तो मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे गाना चाहूँगी। सो ही सेज अच्छा ठीक है, फिर मैं लिरिक्स कुछ अलग, मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ अगर हम इसको ऐसे सूफी कर रहे हैं। सो आई सेड बिकॉज मेरा आई लव सूफी म्यूजिक, आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, so I guess that the spirituality that has come in, I think he met me, heard my voice, और वो वहाँ से आई है। Actually जब ये गाना आया तो मुझे लग रहा था that it has to be something really luxe because इनका नाम भी involved था and everything. So हमने 1-2 locations देखी थी and then इस location का जब नाम आया, सर I think this is what it should be, and then I discussed it with Avnish and he thought that it has to be this. लोकेशन कैसी लगी? हाँ, नहीं लोकेशन तो मुझे तो बहुत प्यारी लोकेशन लगी। And I have to give him one more compliment which I have not said this to him till today, but it was discussed on set. It was a very big team of over 125 people and they लगा अरे वहाँ शूट करना है यार, वहाँ पे कहाँ लोकेशन होगी, हाँ वैसे सुंदर है लोकेशन। इन्होंने इनका study and his homework was so beautiful without taking names of other people who worked in that location. They said ये भाई ये निकाल के कहाँ से आया, कितना होमवर्क किया, बिकॉज हम आए गए, हमने तो ये जगह नहीं पकड़ी थी एंड जो जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू। थैंक यू तान्या। जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी टीम थी, लोकेशंस थे, इनका होमवर्क बहुत ही क्लीन था, जो भी क्राफ्ट था। तो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा कि एक गाने के पीछे कितनी दिनों की मेहनत होती है और क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस होता है पूरा? मैं गाने के 1 महीना पहले लोकेशन पे एक दिन ठहरने गया था। सो आई स्टेड इन दैट होटल और मैंने उसका चप्पा चप्पा कोना कोना जाके अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया एज अ डमी वीडियो। तो जब मेरे सिनेमाटोग्राफर DOP से तनवीर सैयद से मेरी बात हुई, उन्होंने बस तेरा मुझे जीने ना दे बादशाह के साथ किया है, सो वेरी बिग सिनेमाटोग्राफर। तो वो आए तो उनको कुछ मतलब सोच में पड़ गए, कहते यार सारा तो फ्रेमवर्क हुआ पड़े, मुझे तो खाली कैमरा लगाना और शूट करना है। तो वो सब कुछ इसीलिए हम लोग इतने कम टाइम पे इतने बड़े गाने को इतनी लोकेशन पे इतने ड्रेस चेंज और इतना बड़ा क्रू के साथ एक रिकॉर्ड टाइम पे हमने इस गाने को शूट किया है। फैन ने बुलाया और कार्तिक दौड़े चले आए। ये सीन किसी फिल्म का नहीं बल्कि रियल है। जी हाँ, जोधपुर एयरपोर्ट से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर किसी का दिल कार्तिक आर्यन के लिए पिघल रहा है। दरअसल हाल ही में कार्तिक आर्यन राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2022 में भाग लेने के लिए राजस्थान के जोधपुर गए थे। इस सम्मेलन के दौरान कार्तिक से मिलने वहां उनके सैकड़ों युवा फैन पहुंचे थे। इस दौरान कार्तिक ने अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाने के साथ साथ उनके साथ तेरी आंखें भूल भुलैया गाने पर जमकर डांस भी किया। इस वीडियो में कार्तिक अपनी नन्ही सी फैन का सपना पूरा करते हुए उसके साथ अपनी सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के गाने पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं युवा सम्मेलन खत्म होने के बाद जब कार्तिक मुंबई जाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यहां भी उनकी मुलाकात उनके एक नन्हे फैन से हुई। लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात तो ये है कि जब कार्तिक अपने नन्हे फैन के बुलाने पर उसे ऑटोग्राफ देने चले आए, उनकी इस दरिया दिली की हर कोई खूब सराहना कर रहा है। सामने आई इस वीडियो में दिख रहा है कि कार्तिक जब एयरपोर्ट पर अंदर की ओर जा रहे होते हैं, इतने में ही उनका एक नन्हा फैन उन्हें आवाज देता है और जोर से चिल्लाता है कार्तिक। इसके बाद कार्तिक ने जैसे ही बच्चे की आवाज को सुना, वो हमेशा की तरह बिना स्टार्स टेंट्रम दिखाए हुए मुड़े और सीधा अपने इस नन्हे फैन की तरफ बढ़ गए।
फ्लाइट छूटने की परवाह नहीं करते हुए कार्तिक ने जाकर सुरक्षा कर्मियों के साथ कुछ बातचीत की और फैन और उसके मम्मी पापा को गेट के बाहर से ही तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए कहा। बाद में उन्हें एक्टर से मिलने के लिए जाने दिया गया, जिसके बाद कार्तिक ने अपने लिटिल फैन के साथ पोज दिए और उनके लिए एक ऑटोग्राफ भी साइन किया। कार्तिक के इस बर्ताव ने फैंस का दिल जीत लिया है। उन्होंने एक्टर के विनम्र स्वभाव की प्रशंसा की। एक फैन ने लिखा, इसलिए देश को उनसे प्यार है। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, जनता एक सेल्फ मेड एक्टर का भी सम्मान करती है, भले ही फैन छोटा बच्चा हो। एक तीसरे ने लिखा, बच्चों का पसंदीदा। एक फैन ने कहा कि वो जिस तरह से उनसे मिलने में कामयाब रहे, उसने मेरा दिल जीत लिया। बता दें कि भूल भुलैया 2 में रू बाबा का रोल निभाने के बाद कार्तिक आर्यन के फैंस कई गुना बढ़ गए हैं। खासकर वो बच्चों के बीच उनको लेकर गजब दीवानगी देखने को मिल रही है, जिसका उदाहरण सामने आए ये वीडियोस भी हैं। गौरतलब है कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो की ओर से 3 दिवसीय नेशनल यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन जैसलमेर बाईपास रोड पर स्थित अमृतम पैलेस में 16 सितंबर को किया गया था, जिसका समापन कल किया गया। इस दौरान कार्तिक आर्यन भी युवाओं को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान कार्तिक ने अपने लिटिल फैंस के साथ अपनी सक्सेस की स्टोरी भी शेयर की। कार्तिक ने बताया कि माता पिता की तरह वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही फिल्मों के किरदार निभाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कन्विक्शन बचपन से ही है या यहाँ आकर आपने कन्विक्शन डेवलप किया? आई थिंक पहले था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था, लेकिन वो शायद से दबा हुआ था। जब मुंबई आया तो यहाँ पे जब स्ट्रगल देखा, अपने आप थोड़े से चीज़ों को सीखने लगते हो और आपका जो इनर एक्सपीरियंस होती है वो बाहर आने लगती है, और वो मेरे साथ हुआ यहाँ मुंबई आकर। आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ मोर कॉम्पिटेंट जब मैं यहाँ पे आके कंपटीशन देखने लगा, एंड आई थिंक कंपटीशन मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है टू प्रूव माई सेल्फ मोर एंड मोर। तो आई थिंक मैं उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, और अगर कंपटीशन ना हो तो कई बार ऐसा वो सक्सेस की फीलिंग नहीं आती। तो आई थिंक वो सारे जो डाउन चीज़ें भी हुई है लाइफ में, आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ दोस मोमेंट, बिकॉज उसकी वजह से आगे जाने का मजा कुछ और है। वहीं एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक को आखिरी बार स्क्रीन पर भूल भुलैया 2 में देखा गया था, जो 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म रोहित धवन की शहजादा है, जिसमें उनके साथ कृति सनन, परेश रावल, रोनित रॉय और मनीषा कोइराला भी दिखाई देंगे। इसके अलावा उनके पास सत्य प्रेम की कथा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।